नमस्कार मित्रों, आज हम सभी लोग अपने दूसरे वीडियो में मनोविज्ञान के संप्रदाय से संबंधित प्रश्न देखेंगे और संप्रदाय के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारी टीटी की परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा और सीटीटी परीक्षा में मनोविज्ञान के संप्रदाय से संबंधित एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहेंगे वीडियो में और मैं सभी संप्रदाय के बारे में एक एक करके क्रमशः बताता रहूँगा और बेहतर ढंग से बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए चलते हैं मित्रों मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में। सबसे पहले प्रश्न तो यही पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय क्या है, कौन सा सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है। तो सबसे पहले सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है जिसका नाम है मित्रों संरचनावाद। संरचनावाद संरचनावाद मनोविज्ञान का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है, पहला संप्रदाय है, जिसके प्रणेता हैं विलियम वुंट। विलियम वुंट महोदय ये जर्मनी के महान मनोवैज्ञानिक हैं। इनसे संबंधित हम पिछले वीडियो में कई प्रश्नों पर चर्चा भी कर चुके थे। विलियम वुंट महोदय के बारे में हम लोग जानकारी भी अच्छी सी प्राप्त किए थे और बहुत ही अहम प्रश्न इनसे जो हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है वो ये है कि विलियम वुंट महोदय ने ही विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण जर्मनी के लीप्जिग नामक शहर में 1879 ईस्वी में किया था। इन्होंने ही मनोविज्ञान को प्रयोगशाला का विषय बनाया और प्रयोगशाला के निर्माण के कारण ही विलियम वुंट महोदय को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले मनोविज्ञान का सबसे पहला संप्रदाय संरचनावाद को जन्म दिया। विलियम वुंट महोदय का जो समर्थन किया था वो रोलैंड एंजिल, जॉन डेवी, थॉर्नडाइक आदि ने, यानी रोलैंड एंजिल, थॉर्नडाइक, ठीक, इनका समर्थन किया था, जिसमें जॉन डेवी महोदय को भी जाना जाता है, जॉन डेवी। तो रोलैंड एंजिल, थॉर्नडाइक और जॉन डेवी इनके समर्थक थे संरचनावाद के। मित्रों चलते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि ये संरचनावाद है क्या, संरचनावाद में किसका अध्ययन किया जाता है, संरचनावाद में किस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले चलते हैं संरचनावाद में। विलियम वुंट महोदय ने बताया कि जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, ये पाँचों ज्ञानेंद्रियाँ ये निर्माण करती हैं, किसका निर्माण करती हैं, संवेदना का निर्माण करती हैं। कि संवेदना जो होती है हमारे शरीर की, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही संवेदनाओं का निर्माण होता है और इन्हीं संवेदनाओं के माध्यम से ही हम शरीर के अन्य व्यवहार को प्रकट करते हैं। तो संरचनावाद यही बताता है कि संवेदनाओं के निर्माण की जानकारी देता है। इसीलिए इस संरचनावाद को हम एक नए नाम से जानते हैं जिसका नाम है निर्माणवाद। मित्रों निर्माणवाद किसे कहा जाता है, तो निर्माणवाद संरचनावाद को ही कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है और इसके प्रणेता यदि पूछा जाए तो आप विलियम वुंट को टिक कर देंगे। ये मनोविज्ञान का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं कि मनोविज्ञान का दूसरा संप्रदाय कौन सा है। मनोविज्ञान का दूसरा संप्रदाय है जिसे हम बोलते हैं प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद के जो जनक हैं या प्रणेता हैं, जिन्हें हम बोलते हैं विलियम जेम्स विलियम वुंट के ही शिष्य थे, विलियम वुंट की ही विचारधारा पर चलते थे। लेकिन इन्होंने जो प्रकार्यवाद दिया है, इस प्रकार्यवाद को संरचनावाद से मिलता जुलता ही कहा जाता है, लेकिन थोड़ा सा इनमें अंतर है। थोड़ी सी आगे की बात विलियम जेम्स महोदय कहते हैं, तो वो क्या है मित्रों कि ये जो प्रकार्यवाद है, विलियम जेम्स ने भी बताया कि ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां निर्माण करती हैं संवेदना का, और जो संवेदना है, संवेदना से प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रत्यक्षीकरण से 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, 3 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। क्या क्या क्लियर होता है? एक तो नाम क्लियर होता है, दूसरी पहचान क्लियर होती है, तीसरी
व्याख्या कर सकते हैं। यदि प्रत्यक्षीकरण ना हो तो किसी चीज़ की नाम, पहचान और व्याख्या नहीं की जा सकती है। बस यही आगे की बात इन्होंने, विलियम जेम्स महोदय ने बताई। और ये जो बताया गया कि ये जो प्रत्यक्षीकरण है, ये प्रत्यक्षीकरण ही संवेदना को जन्म दे देता है। यानी संवेदना का काम ही है प्रत्यक्षीकरण करना। और प्रत्यक्षीकरण करने से जब हम नाम, पहचान और व्याख्या कर लेते हैं तो ये हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति अपने आगे का कार्य भी बेहतर ढंग से कर सकता है, जिससे व्यक्ति के व्यवहार के बारे में अच्छी जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। इसीलिए जो है आगे के कार्य करने के कारण ही विलियम जेम्स ने अपने संप्रदाय का नाम प्रकार्यवाद रखा। तो प्रकार्यवाद के बाद मित्रों देखते हैं कि जो तीसरा हमारा मनोविज्ञान का संप्रदाय है, तीसरा संप्रदाय है व्यवहारवाद। तीसरा संप्रदाय है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के जो प्रणेता हैं जे.बी. वाटसन महोदय, इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा भी की थी। जे.बी. वाटसन महोदय, जे.बी. वाटसन महोदय को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। हम लोगों ने चर्चा भी की थी और ये भी जाना था कि व्यवहारवाद का जो सूत्रपात किया जे.बी. वाटसन महोदय ने, वो 1912-13 ईस्वी में किया था। इनके जो समर्थक थे व्यवहारवाद के, तो ये स्किनर, हल, पावलोव ने स्किनर, हल, पावलोव आदि मनोवैज्ञानिक ये व्यवहारवाद के समर्थक थे, इसलिए इन मनोवैज्ञानिकों को व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद की एक महान धारणा जो प्रचलित है, जो आपकी परीक्षाओं में भी कई बार पूछी भी गई है, कि व्यवहारवाद में ये माना जाता है कि वातावरण को विशेष स्थान दिया जाता है। व्यवहारवादी ये बताते हैं कि जो वातावरण है, वातावरण से ही व्यक्ति के व्यवहार का बेहतर अध्ययन किया जा सकता है। तो यानी ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद वातावरण को अधिक महत्व देता है। व्यवहारवादी मानते हैं कि व्यक्ति वातावरण में रह करके ही बनता है और वातावरण से ही बिगड़ता है, क्योंकि संगति के कारण ही जो भी व्यक्ति के अंदर गुण या अवगुण आते हैं वो सब उसके वातावरण से ही होते हैं। व्यक्ति जैसा भी वातावरण व्यक्ति को दिया जाएगा, व्यक्ति का कार्य, व्यक्ति का निर्माण, व्यक्ति का विकास उसी तरीके से ही होगा। जे.बी. वाटसन ने इससे संबंधित एक परिभाषा भी कही थी और वो आपकी टीटी की परीक्षा में पूछी भी गई थी कि वाटसन महोदय ने क्या कहा था कि आप मुझे एक बालक दो, जो भी कहो मैं इसे बना दूंगा। तो ये उक्त परिभाषा किसकी है? ये व्यवहारवादी वाटसन महोदय की है। यानी वाटसन महोदय का एक कथन था, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा उसको आप लोग। वाटसन महोदय ने कहा था कि आप मुझे एक बालक दो, मैं जो चाहो उसे बना दूंगा। तो इस प्रकार से ये जो परिभाषा वाटसन महोदय ने दी, इससे पूर्ण रूप से विदित हो जाता है कि वातावरण ही व्यक्ति के विकास में सर्वोपरि है। यदि व्यक्ति को बेहतर वातावरण दिया जाए तो व्यक्ति अच्छे से अच्छा कार्य कर सकता है। तो ये व्यवहारवाद का जो संप्रदाय है वो वातावरण को विशेष महत्व देते हुए आगे बढ़ता है। इसके बाद मित्रों चलते हैं कि जो चौथे नंबर पर जो संप्रदाय है, चौथे नंबर का जो संप्रदाय है जिसे हम गेस्टाल्टवाद के नाम से जानते हैं। मनोविज्ञान का जो चौथा संप्रदाय है जिसे हम गेस्टाल्टवाद के नाम से जानते हैं। गेस्टाल्टवाद के जो प्रवर्तक थे वो वर्दीमर थे, वर्दीमर महोदय। इनके जो समर्थक थे कोफका, कोहलर, कोफका और कोहलर महोदय, कर्ट लेविन ये क्षेत्रवाद के प्रवर्तक थे। तो ये कोफका, कोहलर, कर्ट लेविन ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक जो थे, ये गेस्टाल्टवाद के समर्थक कहे जाते हैं और इसका जो प्रणेता है वो मैक्स वर्दीमर को माना गया है। अब गेस्टाल्टवाद है क्या मित्रों? गेस्टाल्टवाद के बारे में जानते हैं कि गेस्टाल्टवाद
जर्मन भाषा का एक शब्द है गेस्टाल्टवाद, जर्मन भाषा का शब्द। कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया कि गेस्टाल्टवाद किस भाषा का शब्द है या गेस्टाल्टवाद का हिंदी रूपांतरण क्या है, गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या है। तो जिसका जो अर्थ है वो अर्थ है समग्राकृति, यानी समग्राकृति, पूर्ण आकृति, या हम कह सकते हैं इसका गेस्टाल्टवाद का अर्थ है समग्राकृति या पूर्ण आकृति। इसमें यह बताया गया कि इससे पहले जो भी हम संप्रदाय पढ़ते थे उसमें कोई संप्रदाय चेतना का अध्ययन करता था, व्यवहारवाद व्यवहार का अध्ययन करता था, लेकिन जो गेस्टाल्टवाद है ये समग्र का अध्ययन करता है। समग्र का मतलब होता है, यानी समग्र का अध्ययन करता है। समग्र का मतलब है कि जो गेस्टाल्टवाद है वो चेतना प्लस व्यवहार, गेस्टाल्टवाद दोनों का अध्ययन करता है। यानी गेस्टाल्टवाद चेतना, आंतरिक चेतना का भी अध्ययन करता है और व्यक्ति के बाह्य व्यवहार का भी अध्ययन करता है। ये गेस्टाल्टवाद है। यह गेस्टाल्टवाद कुछ चीज़ों को विशेष महत्व देता है। गेस्टाल्टवाद में 5 चीज़ों को विशेष महत्व दिया गया है। किन चीज़ों को विशेष महत्व दिया गया है, यानी महत्व इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से देखते हैं कि गेस्टाल्टवाद में किन चीज़ों को विशेष महत्व दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो है संवेदना है, प्रत्यक्षीकरण है। सबसे पहले संवेदना, दूसरे नंबर पर प्रत्यक्षीकरण, तीसरे नंबर पर सूझ या इसे बोलते हैं अंतर्दृष्टि, और चौथे नंबर पर जो हमारा गेस्टाल्टवाद है वो महत्व देता है संज्ञान को, और 5वें नंबर पर समस्या समाधान को। तो ये जो गेस्टाल्टवाद है, गेस्टाल्टवाद 5 चीज़ों को विशेष महत्व देता है, जिसमें से संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, सूझ या अंतर्दृष्टि, संज्ञान या समस्या समाधान। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो गेस्टाल्टवाद है वो परिस्थितियों को ध्यान में रख करके समग्र परिस्थितियों को अवगत होने के बाद ही उसका अध्ययन करता है। इसलिए गेस्टाल्टवाद जो हमारा मनोवैज्ञानिक संप्रदाय है, यह संप्रदाय मानता है कि मानव जो है वो यंत्रवत नहीं है, क्योंकि उसमें बुद्धि या बौद्धिक क्रियाओं को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। अब खासकर ये चीज़ हम ये जानते हैं कि कई बार इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया कि कौन सा संप्रदाय है जो मानव को यंत्रवत नहीं मानता। तो ये जो गेस्टाल्टवाद है ये मानव को यंत्रवत नहीं मानता, यानी जो मानव है वो यंत्रवत नहीं मानता, मानव को यंत्रवत नहीं मानता। कारण है क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर अपनी स्वयं की बुद्धि या विवेक होता है और वह बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके ही आगे के कार्यों का संचालन करता है। इसलिए यांत्रिक मानव नहीं है, वो स्वयं अपना संचालन अपनी बुद्धि या विवेक के माध्यम से कर लेता है। तो इसलिए कहा भी गया है कि इस स्वाद में बुद्धि या विवेक क्रियाओं को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। मानव यंत्रवत नहीं मानता, यानी मानव को यंत्रवत नहीं मानता। यह वाद बुद्धि या विवेक की क्रियाओं को सर्वाधिक महत्व देता है। तो इस प्रकार से हम गेस्टाल्टवाद में ये देखें कि गेस्टाल्टवाद 1911 ईस्वी में जर्मनी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्दीमर महोदय ने, इनके समर्थक कर्ट लेविन, कर्ट कोफका, कोहलर आदि थे। इन्होंने यह बताया कि जो चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान, इन दोनों का अध्ययन हमारा ये गेस्टाल्टवाद करता है। फिर ये देखिए कि ये गेस्टाल्टवाद 5 चीज़ों को विशेष महत्व देता है, जिसमें से संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, सूझ या जिसे हम अंतर्दृष्टि कहते हैं, और चेतना तथा समस्या समाधान। इन सब चीज़ों को महत्व देते हुए गेस्टाल्टवाद विशेष बल देता है और यह भी कहता है कि जो मानव है वो मानव यंत्रवत नहीं है, यंत्र समान नहीं है, क्योंकि उसके पास स्वयं अपनी बुद्धिया विवेक होता है, उसी के माध्यम से अपने समस्त कार्यों का संचालन करता है। इसलिए गेस्टाल्टवाद बुद्धि और विवेक को विशेष महत्व देता है। अब चलते हैं गेस्टाल्टवाद के बाद में मनोविश्लेषणवाद पर।
गेस्टाल्टवाद के बाद आता है 5वें नंबर पर मनोविश्लेषणवाद। 5वें नंबर क्या है मित्रों? मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणात्मकवाद के प्रणेता जो हैं वो सिगमंड फ्रायड हैं, सिगमंड फ्रायड। टीटी में सर्वाधिक प्रश्न यही पूछा जाता है, ओरली प्रश्न पूछ देते हैं ऊपर से कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो सिगमंड फ्रायड हैं। तो सबसे पहले हम क्योंकि संप्रदाय पढ़ते हैं तो संप्रदाय के अकॉर्डिंग इसकी हम जो है परिचय करवाएंगे कि मनोविश्लेषणात्मकवाद में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। सिगमंड फ्रायड महोदय ही इसके एक सिंगल प्रणेता हैं, जिन्होंने जो ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रिया में इसकी राजधानी जो वियना है वहाँ के रहने वाले थे। इन्होंने मन का विश्लेषण किया। सिगमंड फ्रायड महोदय ने मन का विश्लेषण करके ये बताया कि जो व्यक्ति है वो व्यक्ति अपने समस्त कार्यों का संचालन वो लिबिडो के आधार पर करता है। लिबिडो का अर्थ इन्होंने काम वासना से लिया है और ये बताया कि व्यक्ति का जो संपूर्ण तंत्र है वो काम वासना पर ही आधारित है, उसके समस्त कार्य काम वासना से ही जुड़े हुए होते हैं। उन्होंने मन को 3 भागों में, उन्होंने मन का जो विश्लेषण किया था, मन का विश्लेषण किया और मन के विश्लेषण में मन को 3 भागों में बांटा। सबसे पहले चेतन मन, दूसरे नंबर पर अर्धचेतन मन और तीसरे नंबर पर अचेतन मन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन के रूप में सिगमंड फ्रायड महोदय ने मन को 3 भागों में बांटा। इसमें उन्होंने बताया कि जो अचेतन मन है वो ईड से प्रेरित होता है। अचेतन मन जो है, अचेतन मन ईड से प्रेरित होता है, जो मन का, जिसको हम इदम बोलते हैं। यानी उन्होंने बताया कि मन का 90% भाग इसी के इर्द गिर्द रहता है। अचेतन मन को सिगमंड फ्रायड ने यह बताया कि जो अचेतन मन है उसको ईड से इन्होंने इदम से प्रेरित किया और फिर बताया कि जो व्यक्ति का 90% मन का भाग होता है वो अचेतन मन से ही संबंधित होता है। फिर उन्होंने ये बताया कि जो अर्धचेतन मन है वो ईगो से प्रेरित होता है। ईगो यानी ईगो का मतलब ये है, इसमें क्या होता है कि याद की हुई चीज़ों को जब हम भूल जाते हैं और फिर पुनः उनको हम वापस लाने के लिए याद करते हैं तो वो चीज़ें हमारी अर्धचेतन मन में होती हैं। और चेतन मन में हम ये देखते हैं कि जो 10% हिस्सा होता है चेतन मन में, जिसको हम सुपर ईगो भी बोलते हैं, सुपर ईगो यानी हमारे मन का 10% हिस्सा हमारे चेतन मन में होता है। तो इस प्रकार से ये जो चेतन मन है ये नैतिक मन या आध्यात्मिक या यथार्थवादी या आदर्शवादी मन की संज्ञा भी इसको दी गई। और इस मनोविश्लेषणात्मकवाद के जो प्रणेता सिगमंड फ्रायड थे, जिनका समर्थन एडलर और कार्ल जुंग ने किया। सिगमंड फ्रायड के साथ साथ इसका समर्थन एडलर और दूसरे नंबर पर कार्ल जुंग ने किया। मित्रों, ये मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय है, इसमें मन के बारे में विशेष चर्चा की गई और सिगमंड फ्रायड ने इसको बांटा, 3 भागों में बांट करके पढ़ा, ईगो और सुपर ईगो, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन। फिर जब हम सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आगे पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में विशेष चर्चा होगी। अभी ये संप्रदाय है, सिर्फ इसमें ये बताना है कि इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया गया है। फिर चलते हैं कि हमारा जो छठा संप्रदाय है जिसे हम मानवतावाद बोलते हैं। मित्रों, छठे नंबर पर मानवतावाद, 6 नंबर पर है मानवतावाद। मानवतावाद के प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो हैं। अब्राहम मैस्लो ने 1954 ईस्वी में इस सिद्धांत का
प्रतिपादन किया था। अब्राहम मैस्लो ने 1954 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मानवीय मूल्यों पर विशेष बल दिया। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे मित्रों? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अब्राहम मैस्लो ने मानवीय मूल्यों पर विशेष बल दिया। मानवतावाद में मानवीय मूल्यों पर बल दिया गया। इसमें ये बताया उन्होंने कि जो मनुष्य है, मनुष्य अपने क्रियाकलाप को अपनी आवश्यकता के आधार पर ही अपने व्यवहार का संचालन करता है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, उनके साधन सीमित होते हैं, लेकिन उन सीमित साधनों में ही असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता रहता है। ये देखा जाता है कि मनुष्य सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसके बाद उनकी पूर्ति होने के बाद जो उसकी अन्यत्र आवश्यकताएं धीरे धीरे जन्म ले लेती हैं, हर एक आवश्यकता की पूर्ति के बाद एक दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है, तो क्रमशः मनुष्य उन्हीं आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए आगे बढ़ता है। और मनुष्य जिस प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व या व्यक्ति का व्यवहार उसी क्षेत्र में आंक लिया जाता है। तो ये देखा गया कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये जो मांग का सिद्धांत है या मानवतावाद का जो सिद्धांत है, इसमें अब्राहम मैस्लो महोदय ने 5 प्रकार की मांग के बारे में बताया है। इसमें 5 प्रकार की जो मांगें हैं वो निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ चलती हैं। निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ, तो निम्न स्तर की 3 मांगें हैं, जिसमें सबसे पहली मांग है शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु मांग, यानी शारीरिक आवश्यकता। पहली निम्न स्तर, यानी सबसे पहले मनुष्य अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सारे कार्य करता है। इसकी आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद में वो दूसरे नंबर पर सुरक्षा की मांग करता है। मांग दूसरे नंबर पर सुरक्षा संबंधी मांग, यानी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद सुरक्षा संबंधी मांग, और सुरक्षा संबंधी आवश्यकता पूर्ति होने के बाद वो सामाजिक मांग की बात करता है। तीसरे नंबर पर है सामाजिक मांग। और चौथे नंबर पर की जो मांग है वो है सम्मान की मांग। सम्मान की मांग। और 5वें नंबर पर है आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि की मांग। अब मित्रों, इसमें हम ये देखते हैं कि जो ऊपर की 3 हैं ये हैं निम्न स्तर की मांग, निम्न स्तर की मांग, और नीचे की जो 2 हैं वो हैं उच्च स्तर की मांग, उच्च स्तर की मांग। तो इसलिए जो व्यक्ति है वो अपनी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करते हुए आगे बढ़ता जाता है। वो निम्न स्तर से उच्च स्तर की मांग की तरफ बढ़ता है। सबसे पहले वो शारीरिक आवश्यकताएं, फिर सुरक्षा संबंधी, फिर सामाजिक, और फिर सम्मान, और फिर आत्मसिद्धि की मांग को कवर कर लेता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मनोविज्ञान के हमारे जो 6 संप्रदाय हैं, इनमें हम क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं। आगे चल करके इनके तमाम सारे सिद्धांत हैं, जैसे अब्राहम मैस्लो का ही मांग का सिद्धांत आगे दिया गया है, इसको भी आगे पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने संप्रदायों को इस प्रकार से जो है पढ़ा है, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी लोग इसको बेहतर तैयार करें, और आपकी परीक्षाओं में इससे संबंधित एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। फिर आगे हमारे वीडियो इस तरीके से आते रहेंगे, और आप लोग विशेष प्यार और सम्मान देते हुए हमारे कक्षाओं को, हमारे वीडियो को देखते हैं, और इसे लाइक करके और सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। और हम आपके बीच में इस तरीके से आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।